अस्सलाम वालेकुम जी, किराना आसिफ है एंड बैक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। और जनाब, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जिनका सीनियर ऑडिटर का रिजल्ट आया है एंड यू गाइस हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड। अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूँ जनाब कि कामयाबी और नाकामी के बीच में इतना फासला होता है, आपकी अगली कोशिश जो होती है वो ये होती है कि इस फासले को कम करें। तो आप इस फासले को कम करते जाते हैं, यू फील बेटर एंड अल्टीमेटली यू स्टार्ट सक्सीडिंग और आपको पता भी नहीं चलता। दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क थ्रू आउट लाइफ, सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, ज़िंदगी के हर इम्तिहान में। सो ऑल द वेरी बेस्ट इन केस यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, ऑल द वेरी बेस्ट, इवन मोर इफ़ यू कुड नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड। तो जनाब, मुझे काफ़ी सवालात आ रहे हैं 3 तरह के स्टूडेंट्स से, वो जिनका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में है, शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में है, वो जिनका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में है, वो जिनका नाम दोनों लिस्ट में नहीं है। तो इन तीनों लिस्ट का क्या मतलब है और आप क्या कर सकते हैं, हम उस पर बड़े कंक्रीट स्टेप्स के साथ बात करेंगे। सबसे पहले वो स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, उनकी तरफ से एक सवाल ये आ रहा है कि जी हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स, मिसाल के तौर पर डिग्री लिखी हुई है कि डिग्री हमें आपने देनी है, तो हम डिग्री भिजवाएँ या डिग्री निकलवाने में तो इतना टाइम लग जाएगा, कब तक भिजवा सकते हैं। इसको समझ लें, आपको डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन है आपके नाम के आगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं तो वो आपको भिजवाने नहीं है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन ये ओरिजिनल लेकर जाने। तो कीप दिस इन माइंड, ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल खुदा के लिए ना भिजवाइएगा। और सही बात है, अगर डिग्री नहीं निकाली है तो आपके पास टाइम है इंटरव्यू तक, आप इसको फ़ौरन निकलवा लें जितना जल्दी हो सके। जिनके नाम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। उनको इंटरव्यू वाले दिन अगेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाने, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के हवाले से एफपीएससी आपको खास तौर पर नहीं पूछेगा कि वो वाला डॉक्यूमेंट जो है ना वो हमारे रिकॉर्ड में मिसिंग था, हमें वो तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये है कि इंटरव्यू डेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। होता ये है आमतौर पर, मैं आमतौर पर वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो मेरिट पर आ रहे होते हैं, ऑल पाकिस्तान मेरिट के ऊपर कम्पीट कर रहे होते हैं, यानी जिनके बहुत अच्छे नंबर होते हैं अपने सूबों से, मतलब सूबों से क्या, ओवरऑल वो पाकिस्तान लेवल पे अगर कम्पीट कर रहे हैं तो उनका इंटरव्यू सबसे पहले होगा। इसके बाद जब उनके इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, और ये कैसे होता है, एक सीट पर यूजली 3 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ होते हैं। वैसे 5 भी होते हैं अगर सीटें कम हो, लेकिन यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा है तो एक सीट पर 3 कैंडिडेट्स, राइट। तो अगर 50 सीटें हैं मेरिट की तो 150 लोगों के इंटरव्यू होंगे मेरिट को के लिए, वो कंसिडर होंगे 150 लोग, यानी 50 सीटों के लिए 150 लोग, एक सीट पर 3। तो अगर आप टॉप 150 के अंदर आते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है सबसे पहले। इसके बाद प्रोविंशियल सीट्स के हिसाब से हर सूबे के इंटरव्यूज़ का राउंड लगता है, और उसके बाद आखिर में प्रोविंशियल कोटा, फीमेल कोटा, वुमेन कोटा और माइनॉरिटी कोटा का इंटरव्यू होता है। प्रॉब्लम ये है कि इस बार आपकी, अगर आप अपनी लिस्ट को देखो तो वो लिस्ट मेरिट के हिसाब से नहीं है, मेरिट के हिसाब से ये अरेंज नहीं है, ठीक है। रोल नंबर्स के हिसाब से अरेंजमेंट की हुई है। तो आपको नहीं पता कि आप किस नंबर पर आ रहे हैं, आप सबसे टॉप पर हैं या आप सबसे बॉटम पर हैं। आपको नहीं पता कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो मेरिट की सीट के हिसाब से कंसिडर होगा या आपको प्रोविंशियल कोटा में रखा जाएगा, या आप अगर कोई खातून है या माइनॉरिटी है तो आप उस कोटा के अगेंस्ट कम्पीट कर रही हैं बेस्ड ऑन योर मार्क्स, राइट। तो इस बार अपेरेंटली क्या लग रहा है वो ये है कि जनाब अभी एक लिस्ट निकल चुकी है, लिस्ट तो नहीं, एक स्केड्यूल निकल चुका है, और उसमें इस्लामाबाद में फॉर एग्जांपल कुछ दिनों के बाद इंटरव्यूज़ हैं, और उसमें 7 लोगों के इंटरव्यूज़ हैं एक ख़ास तारीख पर। अब अगर आपका जो नाम है वो इस्लामाबाद के हिसाब से पहले 7 नामों में आ रहा है, जहाँ पर अगर आपका जो इंटरव्यू सेंटर है वो इस्लामाबाद है और उसमें 7 लोगों में आपका नाम आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू मुमकिन तौर पर हो सकता है। अपेरेंटली बज़ाहिर ये लग रहा है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कंफर्मेशन आप मुझसे बेहतर खुद एफपीएससी से कर सकते हैं, और एफपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को भी ज़रा चेक करें और उसको बार बार चेक करते रहें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके इंटरव्यू की डेट आ गई हो, आपका नाम आ गया हो और अब पता ही ना हो। वैसे ऐसा नहीं होता था, आपको बड़ा मुनासिब वक्त पर पहले पता होता था, आपको पता होता था कि आप मेरिट के लिए कम्पीट कर रहे हैं या आप प्रोविंशियल कोटा के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। इस बार इट्स अ लिटिल हैपहैज़र्ड, थोड़ा अजीब और बेवकूफ़ाना और अजीब अहमकाना किस्म का सिस्टम है, बाहर क्या कर सकते हैं। तो जनाब ये जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए उनकी तरफ से 2 सवाल हैं। तीसरा सवाल उनकी तरफ से आता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, उसके बारे में मैं बात करूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अच्छा, दूसरे वो कैंडिडेट्स हैं जो एक टाइप ऑफ कैंडिडेट तो वो है जो शॉर्ट लिस्ट हो गई, दूसरी टाइप ऑफ कैंडिडेट वो है जो रिजेक्ट हो गई है। रिजेक्टेड लिस्ट में कौन से कैंडिडेट्स आते हैं,
ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी है जिसकी वजह से वो एलिजिबल ही नहीं थे। अब इसकी मिसाल क्या हो सकती है, आपने रिजल्ट आने से चंद दिन पहले अप्लाई कर लिया, आपका रिजल्ट चंद दिन के बाद आया है, तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। या मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि आपको एक स्पेसिफिक डिग्री चाहिए और आपका उस डिग्री में मेजर नहीं है, बल्कि वो एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, उसमें आपने अकाउंटिंग भी पढ़ ली है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात गलत बुनियादों पर स्टूडेंट्स को इनएलिजिबल करार देते हैं, रिजेक्टेड करार देते हैं। आप उसको उसके ऊपर पिटिशन फाइल कर सकते हैं, और उसके लिए तरीका क्या है कि जैसे एक स्टूडेंट है, उनके केस में एग्जैक्टली ये हुआ कि उनसे चालान मिसप्लेस हो गया था, उन्होंने चालान बाद में जमा करवा दिया और मसला उनके मुताबिक हल हो गया, लेकिन को रिजेक्ट करार दे दिया कि भाई आपने फ़ीस जमा नहीं करवाई। तो अब ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? जनाब, FPSC की वेबसाइट पे जाएं, जो चालान, फ़ीस का चालान होता है जिसके ऊपर जिसके ज़रिए आपने 300 रुपये की फ़ीस देकर अप्लाई किया था, उस चालान पर आपने 100 रुपये की फ़ीस भरनी है और एक दरख्वास्त लिखनी है, FPSC में जमा करवानी है कि मेरा ये मसला है, मैं एलिजिबल हूँ लेकिन मुझे इनएलिजिबल करार दिया गया, लिहाजा मुझे एक हियरिंग की डेट दी जाए या मेरा मसला हल किया जाए। इसके बाद आपकी हियरिंग, ये पिटिशन कंसिडर होगी आपकी, आपको हियरिंग के लिए कॉल आएगी, आप जाके अपना केस प्रेजेंट करेंगे और उसकी बेस पर डिसाइड होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एक और चीज़ हो रही है, वो ये कि जिन्होंने BA इकनॉमिक्स कर रखा है उनको इनएलिजिबल करार दे रहे हैं। ये पिछले बैचेस में भी हुआ है और इस बैच में भी हो रहा है। बाय द वे, कानूनी तौर पर आप इसके ऊपर लड़ सकते हैं, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई थी तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इकनॉमिक्स को करार दिया था। अब आप पीछे नहीं हट सकते, स्पेशली तब जबकि आप टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। रिजेक्टेड लिस्ट में वो लोग आते हैं जो बाकायदा मेरिट के लिए कंसिडर हो रहे थे और डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको पीछे किया गया। अगर डॉक्यूमेंट्स में मसला ना आता तो वो भी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते, ठीक है। तो रिजेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स कम हैं या कोई और प्रॉब्लम है, हो सकता है आप पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर भी रिजेक्ट होकर बैठे हो डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो इस चीज़ को आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, 100 रुपये का चालान जमा करवाना, एक दरख्वास्त जमा करवानी और फिर उसके पीछे पड़ जाना है कि मुझे हियरिंग की डेट दो। तो ये जनाब तरीक़ाकार है अगर आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में आ रहा है और अगर आपको लगता है कि आपको गलत या नाजायज़ बुनियादों पर रिजेक्ट किया गया है। तीसरा सवाल ये आ रहा है मुझे कि अगर मेरा नाम A लिस्ट में भी नहीं है, यानी सिलेक्टेड वाले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी नहीं है और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो सकता है? फिर इसका मतलब ये है कि मेरिट जो था वो काफ़ी हाई था फॉर एग्जांपल, और वो आपके नंबर से ज़्यादा हाई था। FPSC में कभी भी ना, अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे तो इसको अपने ऊपर जो है इसको अपने लिए मायूसी का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके 90 नंबर भी हैं लेकिन आपसे कम्पीट करने वाले सारे लोगों के नंबर 95 से ऊपर हैं, तो फिर 90 बुरे नंबर तो नहीं है, लेकिन आप उस मेरिट की लिस्ट में नहीं आ रहे क्योंकि नहीं हो सका, ठीक है। अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए थे तो इसका मतलब ये कि आप ऑलरेडी एक अच्छी टॉप नॉच पोजीशन पर थे, लेकिन अगेन बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस अगर थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते, जो अभी है उसमें थोड़े और कैंडिडेट होते तो शायद आपका नाम भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में होता, ठीक है। तो डोंट थिंक कि आपके मतलब इसको अपने लिए जो है वो मायूसी का ज़रिया नहीं बनाना। इट जस्ट मीन्स कि इस बार नहीं हो सका, अगली बार होगा और इंशाल्लाह आप ज़रूर इसके ऊपर आगे बढ़ सकेंगे। वन मोर थिंग, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो मुझसे हो रहा है वो ये है कि जनाब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को जब इसकी डिफरेंट कोर्सेज करवाता हूँ या उनकी तैयारी करवाता हूँ, तो एक चीज़ जो है, मतलब 4 चीज़ों पर एक लेयर है, आप समझ लीजिए, जिसकी प्रिपरेशन के हवाले से मैं हमेशा उनको गाइड करता हूँ। द फर्स्ट लेयर इज़ कि जो सीनियर ऑडिटर का पेपर है आपने उसको फिर से तैयार करना है। अकाउंटिंग फिर से पढ़ें, ऑडिटिंग फिर से पढ़ें, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग यानी कि पेपरा रूल्स हो गए, पेंशन हो गई थोड़ी बहुत, पेपरा ख़ास तौर पर पेपरा, और इसके अलावा जो डिफरेंट चीज़ें आपने पढ़ी है, चार्ट ऑफ अकाउंट वगैरह, आपने उसको दोबारा पढ़ना है। नंबर 2, इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह जो थी, ठीक है, तो जो सिलेबस है उसको पढ़ना है। जो सेकंड लेयर आती है वो लेयर आती है आपकी डिग्री से रिलेटेड कोर्सेज़ की। अगर आपने BCom किया हुआ है तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग वगैरह वगैरह जो भी बेसिक्स हैं आपको वो आने चाहिए। अगर आपने M इकोनॉमिक्स किया हुआ है, B इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड थ्योरीज, ये वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो पहली चीज़ सिलेबस है, दूसरी चीज़ सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपर्टीज़ है। तीसरी जो लेयर आती है वो जनरल नॉलेज की आती है। तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड वैसे सवाल पिछले सालों में कम होते थे, लेकिन जो पिछला बैच मैंने पढ़ाया
उसमें उनके इंटरव्यूज़ में जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा आई। तो अब आपने जनरल नॉलेज के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना है, कहीं से भी पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, बस पढ़ें, ठीक है, और जनरल नॉलेज को डेवलप करें, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। जनरल नॉलेज ऑल्सो इंक्लूड्स पाकिस्तान स्टडीज़ बाय द वे, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड वो कुछ भी जनरल नॉलेज के बेहतर पास कोई भी सवाल किया जा सकता है। तो आपने तीसरी लेयर जो है वो ये रखनी है, और चौथी लेयर जो होती है वो ये कि इंटरव्यू रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं आपने उसकी तैयारी करनी है। आपका एक बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन हो जो बड़ा मुतासिर कुन हो, बड़ा डिफरेंट हो, बड़ा अच्छा हो, ठीक है, बड़ा क्रिस्पी सा हो। इसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और वो स्ट्रेंथ्स ऐसी हों जो इस जॉब के हवाले से रिलेट करती हों। आपकी वीकनेसेस क्या हैं, वो वीकनेसेस ऐसी हों जो स्टिल एक अच्छा इंप्रेशन दें, और ये इंप्रेशन ना दें कि इन वीकनेसेस की वजह से आपको जॉब करने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आप इस इदारे को ख़ास तौर पर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग की फील्ड में स्पेसिफिकली क्यों काम करना चाहते हैं, आप क्या वैल्यू एडिशन करेंगे यहाँ पर जॉब लेकर, आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं। ये बज़ाहिर बड़े आसान सवाल लगते हैं, लेकिन ये बहुत ट्रिकी होते हैं, क्योंकि ये आपकी नफ्सियात को जांचने का एक आईना होते हैं। और कहीं भी अगर आप जवाबात ऐसे देते हैं जो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप अपने चांसेस को वीक कर रहे होते हैं। इसमें इवन बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी देखी जाती है। सो दिस इज़ द फोर्थ लेयर जिसके ऊपर आपको काम करना है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ देर इज़ एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट करें, लेट मी नो एंड आई ट्राई टू हेल्प यू विद द क्वेश्चंस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।